स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज की क्लास के अंदर एक इकोलॉजी का इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं और वो है रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। अब इसमें क्या पढ़ना है अपने को, तो देखो लंबे समय के पश्चात किसी आवास में अजैविक यानी कि एबायोटिक अजैविक परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाता है। क्या कहा मैंने? लंबे समय के पश्चात किसी आवास में अजैविक परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाता है। वहां की जो अजैविक कंडीशंस है, एबायोटिक कंडीशंस है, उसमें क्या आ जाता है? परिवर्तन। जीव इन परिस्थितियों को सहन करने के लिए जीव इन परिस्थितियों को सहन करने के लिए क्या करते हैं? अनुकूलन करते हैं। जीव इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए या उन्हें सहन करने के लिए क्या करते हैं? अनुकूलन करते हैं। अनुकूलन को हम क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं। सहन करने के लिए क्या करते हैं भाई? अनुकूलन करते हैं। और इन अनुकूलनों के कारण इन अनुकूलनों के कारण जीवों में कार्य की प्रक्रम यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस व जैव रासायनिक क्रियाएं इन अनुकूलनों के कारण जीवों में कार्य की प्रक्रम यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस व जैव रासायनिक क्रियाएं यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस पूरी दक्षता से होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है? फिटनेस ऑफ स्पीशीज बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है भाई? जैसी परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ तो जीव अनुकूलन करते हैं। अनुकूलन करने के कारण जीवों के अंदर कार्य की प्रक्रम जो होते हैं और जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है वो पूरी दक्षता से, ये पूरी जैविक क्रियाएं पूरी दक्षता से होती रहती है, राइट? जिसके कारण फिटनेस ऑफ स्पीशीज बढ़ जाती है। इन्हीं प्रक्रमों के कारण जीव अपने शरीर के भीतर, वापस से बोल रहा हूं, इन्हीं प्रक्रमों के कारण जीव अपने शरीर के भीतर एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट विकसित कर लेता है। राइट? क्या कहा मैंने? एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। आर यू गेटिंग? मतलब शरीर के अंदर एक स्थिर आंतरिक
वातावरण, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट विकसित कर लेता है, यानी कि कांस्टेंट स्थिर आंतरिक वातावरण विकसित कर लेता है। क्लियर? इन प्रक्रमों के कारण जीव अपने शरीर के भीतर एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट विकसित कर लेता है। अच्छा, यह जो ये इंटरनल एनवायरनमेंट जो विकसित किया है, यह कंडीशन लाखों सालों में इवोल्यूशन के दौरान विकसित हुई है। यह कंडीशन लाखों सालों में इवोल्यूशन के दौरान क्या हुई है? विकसित हुई है। अब प्रश्न उठता है कि जीव किस तरीके के कांस्टेंट एनवायरनमेंट को ये स्थापित करते हैं। तो उसको हम पढ़ते हैं कि जीव किस प्रकार के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। तो वो भी देखिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये परासन सांद्रता के रूप में हो सकता है, राइट, या तापमान के रूप में हो सकता है। ये देखो, यह कांस्टेंट एनवायरनमेंट कहां पर? शरीर के अंदर। यह कांस्टेंट एनवायरनमेंट, कांस्टेंट या ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि तापमान के रूप में हो सकता है। क्या कहा मैंने? ये जो कांस्टेंसी है, यह कांस्टेंट एनवायरनमेंट कांस्टेंट टेम्परेचर के रूप में हो सकता है, या ये परासरण सांद्रता के रूप में हो सकता है। क्या कहा बेटा मैंने? यह कांस्टेंट एनवायरनमेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर के रूप में या परासरण सांद्रता के रूप में हो सकता है। जीवों की यह अनुकूलता एडेप्टेशन ऑफ दिस, राइट, ये जो एडेप्टेशन से जीवों की यह जो अनुकूलता है, जीवों की यह अनुकूलता वास्तव में क्या कहलाती है? समस्थापन या होमियोस्टेसिस कहलाती है। होमियोस्टेसिस कहलाती है। क्या कहा बच्चों मैंने? जीवों की यह अनुकूलता वास्तव में समस्थापन या होमियोस्टेसिस कहलाती है। दिस टाइप ऑफ एडेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दिस टाइप ऑफ adaptation of organisms is called homeostasis। मतलब जीवों ने अपने अंदर एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट क्या कर लिया? डेवलप कर लिया है, जिसके कारण उनकी एफिशिएंसी क्या हो गई बेटा? बढ़ गई है। इन्होंने कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट टेम्परेचर के रूप में, परासन सांद्रता के रूप में क्या कर लिया है? स्थापित कर लिया है। आर यू गेटिंग? अब जैसे एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देकर इस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? अब इस एग्जांपल को देखिए। मान लीजिए कि एक जीव है, राइट, और वो जीव 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अपने सारे के सारे जो काम है वो बेहतर ढंग से कर पाता है। ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण में वो देखिए,
एक जीव 25 डिग्री सेल्सियस, ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मानो, ठीक है, ये क्या है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मान लीजिए ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अनुकूल तापमान, ठीक है, अनुकूल तापमान, राइट। एक जीव 25 डिग्री सेल्सियस पर अपनी सारी क्रियाओं को बेहतर ढंग से कर पाता है। क्या कहा मैंने बेटा, एक जीव 25 डिग्री सेल्सियस जो कि एक अनुकूल तापमान मान के चल रहे हैं पर अपनी सारी क्रियाएं को बेहतर ढंग से कर पाता है। आर यू गेटिंग? अब मानो कि यदि बाहर का तापमान बहुत ज्यादा हो जाए, बाहर का तापमान बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए। मैंने क्या कहा, एक जीव 25 डिग्री सेल्सियस पर अपनी सारी क्रियाओं को बेहतर ढंग से कर पा रहा है। अब मानो कि यदि बाहर का तापमान बहुत ज्यादा हो जाए, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है, या बहुत कम हो जाए, ठीक है, 25 डिग्री तो ऑप्टिमम है, अब ज्यादा हो जाए तो 50 डिग्री पे चले जाए, या 0 डिग्री से नीचे चले जाए, या बहुत कम हो जाए। इन दोनों परिस्थितियों में वह जीव बेहतर ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। इन दोनों ही परिस्थितियों में वह जीव बेहतर ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। आप जानते हो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, 0 से तापमान नीचे चले जाए तो भी काम नहीं होता, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए तो भी काम नहीं होता है। तो इन दोनों परिस्थितियों में वह जीव बेहतर ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए जीवों द्वारा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, जीवों द्वारा गर्मी के दिनों में एयर कंडीशनर का प्रयोग किया जाता है। वह शीत ऋतु में हीटर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? इसलिए जीवों द्वारा गर्मी के दिनों में एयर कंडीशनर का प्रयोग किया जाता है, वह शीत ऋतु में हीटर का प्रयोग किया जाता है। एक बात बताओ, यदि आप बाहर कितनी भी गर्मी पड़ रही हो उससे मतलब नहीं है, आप एयर कंडीशनर को यदि 25 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर देते हैं तो बताओ आपके रूम का टेम्परेचर इस पे मेंटेन हो जाएगा, घर का या ऑफिस का टेम्परेचर ये 25 डिग्री मेंटेन हो जाएगा, तो आप बेहतर ढंग से कार्य कर पाएंगे। और यदि बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है, भले माइनस में हो, लेकिन यदि आपने हीटर के द्वारा यदि रूम टेम्परेचर को मेंटेन कर दिया तो बताओ जल्दी से आप सारे क्रियाओं को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि ये सर, ये तो एयर कंडीशनर और हीटर तो ये तो बाहर से भौतिक कारक है, ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेशन जीव द्वारा कृत्रिम तरीके से किया गया है। यहां पर टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे किया गया है? कृत्रिम तरीके से किया गया है। इसी प्रकार कार्य की प्रक्रमों यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा भी, ये तो कृत्रिम है, ये जो एग्जांपल दिया ऊपर ये तो कृत्रिम है, लेकिन जो खास मुद्दे की बात यह है कि इसी प्रकार कार्य की प्रक्रमों के द्वारा भी शरीर के आंतरिक
शरीर के आंतरिक वातावरण को कांस्टेंट रखा जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? इसी प्रकार कार्य की प्रक्रमों के द्वारा भी शरीर के आंतरिक वातावरण को कांस्टेंट रख सकते हैं। अब हमको यह सीखना है कि किस प्रकार से हम कार्य की प्रक्रमों के द्वारा हम शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख सकते हैं, है ना? तो शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने के लिए कुछ तरीके हैं, ठीक है? तो अब वो तरीके देखिएगा। शरीर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने के लिए ये देखो, शरीर के आंतरिक वातावरण को कांस्टेंट यानी कि स्थिर रखने के लिए जीवों में कुछ प्रक्रम यानी कि प्रोसेसेस पाए जाते हैं। क्या कहा बेटा मैंने? शरीर के आंतरिक वातावरण को कांस्टेंट रखने के लिए शरीर में कुछ प्रोसेसेस पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? जैसे नियमन रखना, संरूपन रखना, राइट, प्रवास करना या फिर निलंबन करना। समझ में आ रहा है बेटा? ये अपने को पढ़ना है। क्या क्या कहा मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट है। अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाओं में मुझे 4 चीज पढ़ानी है: नियमन रखना, संरूपन रखना, प्रवास करना और निलंबन करना। ये क्या चीज होता है? इसको बोलते हैं रेगुलेट या रेगुलेशन कह सकते हो। रेगुलेटर्स कह सकते हो। इसको कन्फॉर्म या कन्फॉर्मर्स कह सकते हो। संरूपन रखना, कन्फर्म, नियमन रखना, रेगुलेट करना, प्रवास मतलब माइग्रेशन, और निलंबन करना मतलब सस्पेंड या सस्पेंशन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं नियमन रखना पढ़ाऊंगा। मैं क्या पढ़ाऊंगा भाई? आज की क्लास में नियमन रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको आप जरा देखिएगा। नियमन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे पहला आज के वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं नियमन का मतलब समझते हो? रेगुलेट। और रेगुलेट करने वाले जीवों को हम क्या बोलते हैं? नियमन करने वाले जीवों को रेगुलेटर्स कहते हैं। है ना? ध्यान से समझना। नाउ कुछ जीव किसके द्वारा बने? कुछ जीव कार्य की प्रक्रमों यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा। यहां पर मैं कृत्रिम तरीकों को यूज नहीं कर रहा हूं। कुछ जीव कार्य की प्रक्रमों के द्वारा व कुछ जीव व्यवहारात्मक तरीकों यानी कि बिहेवियरल मीन्स कुछ जीव कार्य की प्रक्रमों के द्वारा
वह कुछ जीव व्यवहारात्मक तरीकों के द्वारा नियमन करते हैं, जैसे ताप नियमन, थर्मोरेगुलेशन व ऑस्मोरेगुलेशन, जैसे ताप नियमन व ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है? परासरण नियमन। ठीक है, क्या कहा मैंने? कुछ जीव कार्यकी प्रक्रमों के द्वारा व कुछ जीव व्यवहारात्मक तरीकों के द्वारा नियमन करते हैं। जैसे ये नियमन कितने प्रकार का हो सकता है? जैसे ताप नियमन और परासरण नियमन। समझते हो ना? ताप नियमन, तापमान का नियमन, सॉल्ट्स का नियमन, जल और लवणों का नियमन, वो क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है ना? जैसे ये जो है ना, ऑस्मो रेगुलेशन और ये जो है थर्मो रेगुलेशन, ये किसका गुण है? जैसे लगभग सभी स्तनधारी जीव, कुछ अकशेरुक जीव है ना, है ना, ये ध्यान रखना। या यूं मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिखो कि जैसे स्तनधारी जीवों, मान लीजिए मानव है, स्तनधारी जीवों जैसे कि मानव, या कुछ अकशेरुक जीवों में यह गुणधर्म पाया जाता है। क्या कहा मैंने? ये जो ताप नियमन का और ऑस्मो रेगुलेशन का जो है वो गुणधर्म पाया जाता है, लेकिन सारे जीवों में यह गुणधर्म नहीं पाया जाता, क्योंकि इन क्रियाओं में ऊर्जा व्यय होती है, क्योंकि इन क्रियाओं में क्या होती है? ऊर्जा व्यय होती है, जो हर जीव एफोर्ड नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? ये जो ताप नियमन और ऑस्मो रेगुलेशन का जो गुणधर्म है वो आपको हर जीव में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कुछ स्तनधारी है, एडवांस स्तनधारी है, उसमें आपको एक गुणधर्म देखने को मिलेगा। कुछ अकशेरुक जीव है, उनके अंदर भी ये गुणधर्म हो सकता है, राइट। लेकिन सारे जीवों में ये गुणधर्म नहीं पाया जाता, क्योंकि इन क्रियाओं में ऊर्जा व्यय होती है जो हर जीव अफोर्ड नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर? अब ये रेगुलेशन किस प्रकार से होता है वो आप देखिएगा। ये रेगुलेशन किस प्रकार से हो रहा है वो देखिए। मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि गर्मी के दिनों का एक एग्जाम्पल देते हैं और एक एग्जाम्पल सर्दी के दिनों का देते हैं। किस तरीके से थर्मो रेगुलेशन होता है वो देखिए। अच्छा, इस रेगुलेशन के कारण ही, इस रेगुलेशन के पावर के कारण ही स्तनधारी यानी कि मैमल्स, इस रेगुलेशन के कारण ही स्तनधारी जीव सबसे सक्सेसफुल जीव है, क्योंकि उनके अंदर ये गुणधर्म पाया जाता है। अच्छा, याद रखना कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। गर्मी के दिनों में जब
बाहर का तापमान, बाहर का तापमान शरीर के तापमान, शरीर के तापमान, शरीर का तापमान कितना भाई? 37 डिग्री। गर्मी के दिनों में जब बाहर का तापमान शरीर के तापमान से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, तब हमारे शरीर से पसीना निकलता है। तब हमारे शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है, जो वाष्प बनकर, जो वाष्प बनकर उड़ता है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है, हो जाता है। अर्थात पसीना निकलना, अर्थात पसीना निकलना एक तरह से शरीर को ठंडा करने का उपाय है। क्या कहा मैंने? जिससे शरीर शीतल, अर्थात पसीना निकलना एक तरह से शरीर को ठंडा करने का एक उपाय है। तो ये क्षमता तो हमारे अंदर है ना, ठीक है। दूसरा, सर्दी के दिनों में जब बाहर का तापमान शरीर के तापमान से बहुत कम हो जाता है। शरीर के तापमान से क्या हो जाता है? कम। भाई दिन में तो क्या हो रहा था? 37 डिग्री से ज्यादा हो गया, लेकिन जब सर्दी के दिनों में बाहर का तापमान शरीर के तापमान से क्या हो जाएगा? बहुत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लीजिए 5 डिग्री हो गया, या 3 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, या 0 डिग्री के नीचे चला गया। तो सर्दी के दिनों में जब बाहर का तापमान शरीर के तापमान से क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में शरीर में कंपन या क्या होगी? ठिठुरन होगी। कंपन या ठिठुरन, ठिठुरन समझते हो क्या होता है? शिवरिंग होगी। कंपन या ठिठुरन से क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है। वह क्या हो जाता है? यहां पर तो क्या हुआ था? शरीर शीतल हो गया था। यहां पर क्या होता है? कंपन से ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह शरीर गर्म हो जाता है। मतलब वो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर लेता है? मेंटेन कर लेता है। बॉडी टेम्परेचर को क्या कर लेगा? मेंटेन कर लेगा। तो समझ में आया कि गर्मी के दिनों के अंदर तो हमको पसीना निकलता है, तो पसीना वाष्प बन के उड़ता है। तो वाष्प बनकर उड़ेगा तो शरीर क्या हो जाता है? शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और सर्दियों के दिनों के अंदर क्या हुई थी? ठिठुरन, शिवरिंग हुई थी। तो शिवरिंग जो है ना बेटा, शिवरिंग एक तरह का या एक तरह की एक्सरसाइज है। ये एक तरह की क्या है? एक्सरसाइज है, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है। और हीट उत्पन्न होने के कारण क्या होता है? व्हाट हैपेंस? आपको ठंड नहीं लगती है। तो ये पावर जो है वो हम ह्यूमन बीइंग के अंदर है ना। तो ये जो मैंने अभी पढ़ाया, ये क्या था? थर्मो रेगुलेशन था। ये क्या था? थर्मो रेगुलेशन था। यानी कि ये क्या था भाई? ताप नियमन था। ये ताप नियमन था। इसी प्रकार से जीव ऑस्मो रेगुलेशन भी कर सकते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, आर यू गेटिंग? ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि परासरण नियमन
हम जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाते हैं ह्यूमन बींग के अंदर, जब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर उत्सर्जित तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाते हैं, तब पढ़ाते हैं ना कि ये जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है ये क्या है, मानवों के अंदर वाटर प्लस सॉल्ट रेगुलेशन, वाटर प्लस सॉल्ट रेगुलेशन, शरीर के अंदर जल व लवणों का नियमन, राइट, ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो ये कुछ जीव जो है ना, सारे जीव तो नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि जब मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जब कन्फर्मर्स पढ़ाऊंगा, है ना, यानी कि जब संरूपण रखना पढ़ाऊंगा, तो आप ये देखोगे कि केवल 1% जीव, याद रखना, केवल 1% जीव, 1% जीव ही नियमन कर पाते हैं, नियमन कर पाते हैं, जबकि 99% जीव संरूपण रखते हैं, मतलब कंफर्मेशन करते हैं। 1% जीव नियमन करते हैं। क्यों? क्योंकि नियमन करना, पहले भी मैंने बताया, फिर से बता रहा हूं, नियमन करने में, क्योंकि नियमन करने में ऊर्जा का व्यय होता है। नियमन करने में क्या होता है भाई? ऊर्जा का क्या होता है? व्यय होता है। याद रखोगे? अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा लास्ट में कि इस प्रकार का गुणधर्म पादपों में नहीं पाया जाता है ना, ये याद रखना, ये केवल जंतुओं में पाया जाता है। ये जो पावर है, जो अभी हमने पढ़ा है ना, कि रेगुलेशन करने का पावर जो है, नियमन करने का या नियमन रखने का जो पावर है, वो केवल और केवल किस में पाया जाता है? जंतुओं में पाया जाता है। इस प्रकार का गुणधर्म पादपों में नहीं पाया जाता है। इज इट क्लियर? तो आज मैंने जो ये रिस्पॉन्सेस टुवर्ड्स एबायोटिक फैक्टर्स में मैंने एक आज आपको फैक्टर पढ़ाया है, जिसका कि नाम था, दैट इज नियमन रखना, राइट, रेगुलेट। नेक्स्ट जो 3 है, यानी कि कन्फर्मर्स या कन्फर्म या संरूपण रखना, प्रवास करना, राइट, और एक निलंबन करना, ये तीनों के तीनों नेक्स्ट में जो टॉपिक्स हैं उनमें मैं कवर करूंगा। इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, पूरी एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम सारे के सारे वीडियोस इकोलॉजी के बना रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी हो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। इसी तरीके से चैनल को देखते रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में सही कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट पहुँचे। थैंक्स अ लॉट। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, नमस्कार।